Hi everyone. In this video I am going to talk about the GS4 strategy because I think GS4 एक बहुत ज़्यादा neglected topic है and most of you prepare GS4 and essay after your pre. It carries 250 marks and आप जितना efforts मेंस के दूसरे सब्जेक्ट को देते हो उसका थोड़ा सा भी आप GS4 को दे दोगे ना then it will do wonders and trust me it hardly takes 1 month to prepare the subject. बहुत ज़्यादा पढ़ने को नहीं होता, मेन जो होता है एथिक्स में इट्स ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। आप अपने आंसर को कैसे स्ट्रक्चर कर रहे हो, कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, वही डिसाइड करेगा कि आपको कितना मार्क्स मिलता है। मोस्ट ऑफ़ यू स्पेंड वेरी लेस टू नो टाइम ऑन दिस पेपर। कुछ लोग लास्ट के 10 दिन पढ़ते हैं, कुछ लोग सिंपली सिर्फ डेफिनेशन देख के चले जाते हैं। एंड काफ़ी टॉपर्स को आपने सुना होगा ये बोलते हुए कि एथिक्स को लास्ट में मैंने पढ़ा था और एग्ज़ाम के बाद 10-15 दिन में कंप्लीट हो गया था। एथिक्स पेपर को कंप्लीट करना एंड एथिक्स में अच्छा स्कोर करना दो बहुत डिफरेंट चीज़ है। बहुत ज़्यादा आपको इसमें रटना नहीं होता है। कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, कुछ सेट ऑफ एथिकल टर्म्स हैं जिनके आप डेफिनेशन याद कर लो, जिनके आप एग्जाम्पल प्रिपेयर कर लो, जिनके आप कोड्स एंड डायग्राम प्रिपेयर कर लोगे तो फिर आप सेफली बोल सकते हो कि एथिक्स मेरा प्रिपेयर हो गया है। बट दिस इज़ नॉट इक्वल टू एथिक्स में आपका ज़्यादा मार्क्स आ जाए एग्ज़ाम में। एथिक्स पेपर इज़ ऑल अबाउट कि आप अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करते हो एग्जामिनर के सामने। सबके पास वही डेफिनेशंस है, सबके पास वही एग्जाम्पल्स है। इट्स ओनली योर प्रेजेंटेशन, योर राइटिंग स्टाइल दैट विल मैटर द मोस्ट इन द एग्ज़ाम। एंड दिस इज़ वाई एथिक्स के पेपर में आपको बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा। किसी को 90 मिलता है तो किसी को 141 मिलता है। आप बाकी जीएस का पेपर देखोगे, चाहे GS1 देख लो, GS2 या GS3, उसमें मार्क्स का वेरिएशन इतना ज़्यादा नहीं होता है। आपने बहुत अच्छा पेपर लिख दिया है तो आपको 110 मिल जाएगा, आपने बहुत ख़राब लिख दिया है तो आपको 90-92 मिल जाएगा। बट एथिक्स में ऐसा नहीं होता है। एथिक्स में आप आई थिंक कि विशाखा यादव मैम का आप मार्कशीट देखोगे तो शी स्कोर्ड 161 मार्क्स। तो आप यहाँ देख रहे हो ना कि पूरा ऑलमोस्ट एक जीएस पेपर का मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है कहीं कहीं। सो यू शुड स्पेंड एडिक्वेट नंबर ऑफ आवर्स, एडिक्वेट नंबर ऑफ योर एनर्जी इनटू एथिक्स पेपर। आप 1 महीने में एथिक्स पेपर को आराम से प्रिपेयर कर सकते हो, बट एथिक्स का आंसर लिखने में, अपने थॉट्स को प्रेजेंट करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा और वो चीज़ सिंपली प्रैक्टिस से आएगा। आप ये सोचो कि एग्ज़ाम के बाद मैं सिर्फ 10 से 12 दिन डेफिनेशन याद कर लूँगा, कोई नोट्स उठा कर रिवाइज करके एग्ज़ाम में चला जाऊँगा, तो बहुत ही मीडियोकर मार्क्स आएगा एंड डैट विल कॉस्ट यू। ऑल्सो एथिक्स का पेपर एक ऐसा पेपर है जहाँ पे हाई कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो है। बाकी पेपर में आप बहुत चीज़ पढ़ोगे, इवन आप पूरे साल तैयारी करते हो तब भी आप GS2 या GS3 ही पढ़ते रहते हो। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तब भी आप GS2 या GS3 पढ़ते हो। आप किसी से डिबेट कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो तब भी आप GS2 या GS3 की तैयारी करते हो। तो एथिक्स एक ऐसा पेपर है जिसकी तैयारी आपको सेपरेटली करनी पड़ती है। इवन आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे वहाँ भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा एग्जाम्पल मैं एथिक्स के पेपर में यूज़ कर सकता हूँ। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप एथिक्स के पेपर को देखोगे तो इट हैज़ बिकम अ बिट लेंदियर, अ बिट टफर एंड जो उसके क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली आपको स्ट्रेटफॉरवर्ड नहीं मिलेंगे, आप थोड़ा एनालिटिकल हो गए हैं। स्पेशली द केस स्टडी पार्ट, केस स्टडी आपको बहुत लेंदी मिल जाता है। केस स्टडी को पढ़ना, उसमें कौन सी वैल्यूज़ इन्वॉल्व है उनको आइडेंटिफाई करना, स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना, एथिकल डिलेमा को आइडेंटिफाई करना, सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना, उन सॉल्यूशन के क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। एंड ये सारी चीज़ आपको स्टिपुलेटेड टाइम में करना होता है। ये सब चीज़ें आप तभी कर पाओगे जब आप पहले से प्रैक्टिस किए रहोगे। नहीं तो आप अपने सीनियर से पूछना, आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनका एथिक्स का पेपर कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि आप 1 महीना टाइम दो अभी, चाहे आप 2023 का मीन्स दे रहे हो या फिर 2024 या 2025 का अटैम्प्ट दे रहे हो। आप 1 महीना एथिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, एटलीस्ट उसका थियरी पार्ट प्रिपेयर कर लो, प्लस उस थियरी पोर्शन को कैसे केस स्टडी में आप यूज़ कर सकते हो उसको देख लो। एंड इसके बाद जो भी आपको टाइम मिलेगा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। कई लोग ऐसे होंगे जो 2024 का अटैम्प्ट दे रहे हैं एंड वो दिसंबर में या फिर जनवरी में एथिक्स प्रिपेयर करते हैं, वो दिसंबर में या फिर जैन में एथिक्स प्रिपेयर करेंगे। बट आई थिंक कि आप GS के पेपर के साथ साथ GS1, 2, 3 के साथ एथिक्स को भी थोड़ा टाइम देते रहो। आप जितने जल्दी पेपर ख़त्म करोगे और जितना प्रैक्टिस करोगे थियरी पार्ट प्लस केस स्टडी पार्ट, उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाओगे एग्ज़ाम में, स्पेशली द केस स्टडी पार्ट। क्योंकि केस स्टडी में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको काफ़ी केस स्टडी पढ़नी होती है। जब तक आप इतने वेलवर्स नहीं हो जाओगे कि केस स्टडी पढ़ के ही आपके दिमाग में जितने भी एथिकल डिलेमास हैं, जितने भी एथिकल डायमेंशंस हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आते रहें, तब तक आप GS4 का पेपर अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाओगे।
देखो एथिक्स में दो पार्ट हैं। एथिक्स का सिलेबस आप देखोगे तो बेसिकली सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है और क्वेश्चन पेपर भी दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। एक आपका थियरी पार्ट होता है और दूसरा केस स्टडी पार्ट होता है। आप सिलेबस पढ़ोगे तो स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपको थियरी पार्ट के जो की टर्म्स हैं, जो की वैल्यूज़ हैं, उनको केस स्टडी में यूज़ करना होता है। अभी मैं इसकी आगे बात करूँगा, इसीलिए आपको पहले थियरी पार्ट कंप्लीट करना है, तभी आप थियरी पार्ट के नॉलेज को, थियरी पार्ट के वैल्यूज़ को, थियरी पार्ट के की टर्म्स को केस स्टडी में यूज़ कर पाओगे। देखो सबसे पहले रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो करने हैं। आप कोई भी रिसोर्स फॉलो कर सकते हो, बट मेक श्योर करना कि जो रिसोर्स आप फॉलो कर रहे हो बहुत ज़्यादा टिपिकल ना हो, बहुत ज़्यादा टफ ना हो। इवन आप ये भी कर सकते हो कि जितने भी टर्म्स दिए गए हैं, जितने भी आपको एथिकल टर्म्स मिलेंगे, उनको आप गूगल करो। गूगल करके एक सिंपल डेफिनेशन कलेक्ट करो, उस डेफिनेशन को अपने नोटबुक में लिखो अलॉन्ग विथ सम एग्जांपल्स। दिस इज़ ऑल यू हैव टू डू फॉर एथिक्स। अगर आप गूगल नहीं करना चाहते हो तो कोई भी नोट्स रेफ़र कर सकते हो जहाँ आपको सिंपल डेफिनेशन मिल जाए, सिंपल टर्म्स मिल जाए। एंड मेक श्योर करना कि डेफिनेशन जितना सिंपल हो सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि आप तभी उस डेफिनेशन को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिटेन कर पाओगे। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन के पीछे नहीं भागना है। द सेकंड थिंग इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। समवन सेंट मी दिस PDF ऑन माई टेलीग्राम चैनल एंड आई थिंक कि बहुत ही सिस्टमेटिकली क्वेश्चन को सेग्रीगेट किया गया है। आई विल अपलोड दिस PDF ऑन माई टेलीग्राम चैनल, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ आपको PYQ मिल जाएंगे एथिक्स के अलॉन्ग विद द टॉपिक, किस टॉपिक के अंदर कौन सा क्वेश्चन आता है, सो दैट आप कोई टॉपिक कंप्लीट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करना है। एंड आफ्टर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टॉपर्स कॉपी। टॉपर्स कॉपी विल बी योर गीता, विल बी योर बाइबल फॉर एथिक्स पेपर। क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, क्वेश्चन को कैसे स्ट्रक्चर करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें आप टॉपर्स कॉपी से एनालाइज कर सकोगे। प्लस हर क्वेश्चन में क्या वैल्यूडेशन पॉइंट आप यूज़ कर सकते हो, क्या एग्जांपल आप यूज़ कर सकते हो, क्या फ्लो चार्ट, क्या डायग्राम्स, ये सभी चीज़ें आप टॉपर्स कॉपी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ये कुछ टॉपर्स हैं जिनके एथिक्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे। विशाखा यादव मैम, मुस्कान डागर मैम, दिव्या मिश्रा मैम, गामिनी सिंघला मैम एंड शुभम कुमार सर। आई ट्राई कि जितने भी कॉपीज़ मेरे पास हैं मैं उसको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूं, सो दैट आप आराम से उसको देखो, एनालाइज करो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, समझो कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया गया है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। नाउ लेट अस सी आप एथिक्स की तैयारी स्टार्ट कैसे करोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 2017 से लेकर 2022 तक का, या फिर 2013 से भी आप कर सकते हो, 2013 से 2022 तक का PYQ आपको देखना है। PYQ मैंने आपको बता ही दिया है कहाँ से देखना है। इस PDF को आप उठाओ और हर टॉपिक के अंदर लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, एप्टीट्यूड से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबको बैठ के थोड़ा एनालाइज करो, ग्लांस थ्रू करो। इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि एथिक्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका लेंथ एंड ब्रेथ क्या होना चाहिए जब भी आप किसी टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल दो टॉपिक्स हैं, इमोशन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। आप PYQ देखोगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मीनिंग पूछा है, डेफिनेशन पूछा है, एग्जांपल्स पूछा है इमोशंस के, इमोशनल इंटेलिजेंस के, हाउ टू रेगुलेट एंड डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस, कंपोनेंट क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस के, रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन पर्सनल लाइफ एंड ऑल्सो इन एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो आप, दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 2019 में आया था। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मेक योर इमोशन वर्क फॉर यू इंस्टेड ऑफ अगेंस्ट यू। डू यू एग्री, डिस्कस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो 2 पेज आपको अप्रॉक्सीमेटली मिलेगा। सबसे पहले आप EI का डेफिनेशन लिखोगे। व्हाट इज़ EI? इट इज़ द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, यूज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज वन इमोशंस एज वेल एज इमोशंस ऑफ अदर इन अ पॉजिटिव वे। इसके बाद जो क्वेश्चन का मेन पार्ट आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू मेक योर इमोशन वर्क फॉर यू। ये कैसे आपके लिए काम करेगा। तो अगर आप EI पढ़ोगे तो आप कंपोनेंट ऑफ EI पढ़ोगे। कंपोनेंट ऑफ EI में आप सेल्फ अवेयरनेस पढ़ते हो, सेल्फ रेगुलेशन पढ़ते हो, मोटिवेशन पढ़ते हो, कैरेक्टर बिल्डिंग पढ़ते हो, सोशल एंड लीडरशिप स्किल्स पढ़ते हो, एफिशिएंसी एट वर्क पढ़ते हो। तो यही कुछ वेज हो गए इन विच EI विल हेल्प यू। सो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि आपके पास कंटेंट सेम है। कंटेंट क्या है, जैसे कंपोनेंट ऑफ EI, कंपोनेंट ऑफ EI को ही आप डिफरेंट जगह पे यूज़ कर सकते हो। कई बार वो डायरेक्टली पूछ लेता है, लाइक 2020 में पूछा था व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ EI। यहाँ पे इन 5-6 कंपोनेंट को आप डायरेक्टली यूज़ कर लोगे। वहीं 2019 में डायरेक्टली नहीं पूछा था, बट आपके आंसर का जो बॉडी है वो सेम रहेगा। इसके बाद आपको एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल लाइक आप डिफेंस फोर्सेस का एग्जाम्पल दे सकते हो कि डिफेंस फोर्सेस आइसोलेशन विटनेस करते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, वर्कलोड काफ़ी होता है,
स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने पड़ते हैं उनको, लाइफ का थ्रेट होता है. सो इन दिस केस AI विल हेल्प देम इन कोपिंग विथ स्ट्रेस, इन कोपिंग विथ लोनलीनेस. सो इन दिस वे जितने भी कीवर्ड्स हैं आप उनके एग्जाम्पल्स, उनकी डेफिनेशन बिफोर हैंड प्रिपेयर किए रहोगे, तभी आप एग्जाम में जाकर चीज़ों को डिलीवर कर पाओगे. लेट मी शो यू सम मोर एग्जाम्पल ऑफ EI. देखो आपको इसी तरह प्रिपेयर करना है. ऑनेस्टी हो गया, इसका एक सिंपल डेफिनेशन. उसके बाद आप 4-5 एग्जाम्पल लिख लो, क्योंकि एग्जाम में 1 या 2 याद आता है, प्लस जो क्वेश्चन की डिमांड रहती है आप उस हिसाब से एग्जाम्पल दे सकते हो. यहाँ पे देखो इमोशनल इंटेलिजेंस एग्जाम्पल आप देखो. द सपोर्ट एंड होप प्रोवाइडेड टू इसरो एंड टू द नेशन बाय प्राइम मिनिस्टर आफ्टर फेलियर ऑफ चंद्रयान 2. यहाँ पे आप EI की इंपॉर्टेंस शो कर सकते हो. उसी तरह इशू ऑफ माइग्रेंट वर्कर ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन वेयर पुलिस ऑफिसर्स वर मेनली फोकस्ड ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉकडाउन. ये एग्जाम्पल आप लैक ऑफ EI का दे सकते हो. इन दिस वे यू हैव टू कलेक्ट डेफिनेशंस एज वेल एज एग्जाम्पल्स. लाइक यू कैन सी 2022 में क्वेश्चन आया था. डिफरेंट टर्म्स दिए गए थे: कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, चैलेंजेस ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड डिवोशन टू ड्यूटी. इनके एग्जाम्पल्स आप देखो. डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, डिवोशन टू ड्यूटी का आप एग्जाम्पल दे सकते हो. लाइक अ हेड टीचर स्विम्स टू स्कूल एवरी डे इन घाना. IS कन्नन गोपीनाथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क ड्यूरिंग केरला फ्लड. पुलिस एंड मेडिकल पर्सनल फंक्शन ड्यूरिंग पेंडेमिक डिस्पाइट देमसेल्फ बीइंग एट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. सो इन दिस वे यू कैन यूज मल्टीपल एग्जाम्पल्स. और जब भी एग्जाम्पल आप यूज़ करो, ट्राई टू यूज़ द लेटेस्ट वन. जो पुराने वही घिसे पिटे एग्जाम्पल्स हैं सब लोग वही यूज़ करेंगे. अपने आंसर को थोड़ा सा स्टैंड आउट करने के लिए आप करंट एग्जाम्पल यूज़ करो, और कोशिश करो कि ऐसा एग्जाम्पल यूज़ करो जिससे एग्जामिनर रिलेट कर पाए, जो उसने भी सुना हो. लाइक यू कैन यूज़ पुलिस एंड मेडिकल पर्सनल वाला एग्जाम्पल, ये सब ने सुना होता है. तो आप ऐसा एग्जाम्पल यूज़ करो जिसको पढ़ के एग्जामिनर को लगे कि हाँ इसको मैंने सुना था. इससे ये होता है कि एग्जामिनर को पता चलता है डैट यू नो कि किसी पर्टिकुलर केस में कौन सा एथिकल वैल्यू इन्वॉल्व है. आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको थियरी पार्ट कैसे प्रिपेयर करना है. सो दीज आर दी 4 कॉर्नरस्टोन ऑफ योर प्रिपरेशन. सबसे पहले आपको डेफिनेशन, जितने भी कीवर्ड सिलेबस में दिए गए हैं उनको प्रिपेयर करना है. डायग्राम और फ्लो चार्ट आपको कलेक्ट करना है, कोड्स कलेक्ट करना है एंड एग्जाम्पल्स कलेक्ट करना है. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द पेपर, डेट इज़ केस स्टडी. देखो जितना भी केस स्टडी पढ़ पाओ, जितना ज़्यादा आप केस स्टडी पढ़ पाओ उतना अच्छा है. सो दैट यू गेट टू नो कि जब भी केस स्टडी पढ़ा जाता है तब कैसे हम उसमें एथिकल वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे डिलेमास को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस के क्या मेरिट होते हैं एंड क्या डिमेरिट्स होते हैं. जितने ज़्यादा आप केस स्टडी पढ़ोगे आपको ये पता चलेगा कि जो भी केस स्टडी है ना, उनकी जो अंडरलाइंग थीम है, अंडरलाइंग वैल्यूज़ है, वो सेम मिलेंगे आपको. घुमा फिरा के आपको वही डिलेमास मिलेंगे, वही एथिकल वैल्यूज़ मिलेंगे. और जब भी आप केस स्टडीज़ को आइडेंटिफाई करो, सबसे ज़्यादा आपको टॉपर्स कॉपी को यूज़ करना है, एक्सटेंसिवली यूज़ करना है. अपने आंसर्स को आप डिफरेंट फॉर्मेट्स में लिख के एक्सपेरिमेंट करो. फॉर एग्जांपल आप केस स्टडी लिख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि हर केस स्टडी में आप सेम वही स्टेक होल्डर अप्रोच बना दो और सब में वही आप बॉक्स बना के आंसर लिख दो. थोड़ा चीज़ें मोनोटोनस हो जाती हैं. बेसिकली देखो, स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाते हैं. किन किन बातों को ध्यान रखना है, किन किन इश्यूज़ को ध्यान रखना है, आपका सॉल्यूशन किन लोगों को अफेक्ट करेगा, इन सारी चीज़ों का आपको आइडिया हो जाता है अगर आपको ये पता हो कि कौन कौन से स्टेक होल्डर है. द फोर्थ पॉइंट इज़, जितने भी आप कीवर्ड्स पढ़ोगे अपने सिलेबस में पार्ट 1 में, उनको यूज़ करना अपने आंसर्स में. बहुत लोग यूज़ नहीं करते हैं, बट प्लीज़ मेक अ हैबिट ऑफ यूजिंग दीज कीवर्ड्स इन योर आंसर. क्योंकि एथिक्स एक स्पेशलाइज्ड पेपर है, जनरल पेपर नहीं है, तो आप जनरल आंसर नहीं लिख सकते हो. आपको अपने आंसर में कांट कैटेगोरिकल मेंशन करना होगा, कन्फ्यूशियस गोल्डन रूल मेंशन करना होगा, डियोंटोलॉजिकल प्रिंसिपल मेंशन करना होगा, एंड वर्सेस मीन्स का डिबेट मेंशन करना होगा. तभी आपका आंसर एक एथिक्स का आंसर लगेगा. आफ्टर डैट आप अपने सॉल्यूशन में या फिर कंक्लूजन में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यूज़ करो, ARC का रिकमेंडेशन यूज़ करो, दैट इज़ 4th रिपोर्ट, नोलन कमिटीज़ वैल्यू मेंशन करो एंड सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल मेंशन करो. काफ़ी लोग इसको मेंशन नहीं करते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप केस स्टडी का सॉल्यूशन दोगे तो आपको ये रूल्स को भी ध्यान रखना है. क्योंकि जब भी आप सॉल्यूशन दोगे केस स्टडी का तो अपने विम्स एंड फैंसीज पे आप सॉल्यूशन नहीं दोगे. जो भी रूल्स हैं, जो भी लॉज हैं, उनको ध्यान रख के सॉल्यूशन देना होता है. दिस इज़ द केस स्टडी अप्रोच. एंड ये PDF मिस प्रीति मैम का है. शी गॉट ऑल इंडिया रैंक 242 इन 2021. और काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा इस PDF से. एथिकल फ्रेमवर्क फॉर केस स्टडी, डिफरेंट एथिकल फ्रेमवर्क्स है जिनको आप केस स्टडी में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो. फर्स्ट वन इंटरनल कैपेसिटी, सेकेंड वन इज़ डेटा ड्रिवन एविडेंस बैक्ड पब्लिक पॉलिसी, ब्रिंग प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्टीज़, build global expertise, consultative mechanism,
आफ्टर दैट यू कैन सी एथिकल जस्टिफिकेशन. जब भी आप अपना आंसर दोगे देन यू कैन यूज़ दिस पॉइंट. सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964 रूल 3 क्या कहता है. गांधी जी टेलिस्मैन को यूज़ कर सकते हो आप. कांट कैटेगोरिकल इंपेरेटिव यूज़ कर सकते हो. वर्च्यू एथिक्स, जस्टिस थियरी ऑफ जॉन रॉल्स, ग्रेटर गुड फॉर ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल. इसके बाद आप कुछ डायग्राम यूज़ कर सकते हो फॉर एथिकल डायलेमास. स्टेक होल्डर्स के लिए यू कैन मेक दिस टाइप ऑफ डायग्राम. सो आई विल अपलोड दिस PDF ऑन माई टेलीग्राम चैनल. आप इस PDF को डाउनलोड कर लेना एंड सी कि हाउ केस स्टडी शुड बी अप्रोच्ड. सो आइडली फॉर केस स्टडी व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले आप स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करोगे. उसके बाद आप एथिकल डिलेमास आइडेंटिफाई करोगे. जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है आप उसको आइडेंटिफाई करोगे एंड मैक्स टू मैक्स आप 3 ऑप्शन आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि ऑप्शंस का आपको प्रोज भी आइडेंटिफाई करना है, कॉन्स भी करना है. 3 से ज़्यादा ऑप्शन में कम्बरसम हो जाता है जस्टिफिकेशन के लिए. तो मैक्स टू मैक्स आप 3 ऑप्शन आइडेंटिफाई करना एंड उन 3 का क्या प्रोज है क्या कॉन्स है वो लिखोगे. एंड लास्ट में कौन सा ऑप्शन आप चूज़ कर रहे हो, क्यों चूज़ कर रहे हो, आप ये लिखोगे. काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि पेपर में पहले क्या अटेम्प्ट किया जाए, थियरी पार्ट या फिर केस स्टडी पार्ट. देखो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करके देखनी होगी कि आप ज़्यादा कंफर्टेबल किस में हैं, थियरी पार्ट को अटेम्प्ट करने में या फिर केस स्टडी पार्ट को. काफ़ी लोग पहले केस स्टडी वाला पार्ट अटेम्प्ट करते हैं एंड काफ़ी लोग थियरी वाला पार्ट करते हैं. बट आई पर्सनली फील कि आप केस स्टडी वाला पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हो पहले, क्योंकि केस स्टडी में ना थोड़ा सोचना होता है. थियरी वाले पार्ट में आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, आपको डेफिनेशन पता होगा, आपने बिफोर हैंड एग्जाम्पल प्रिपेयर किया होगा, आप लिख दोगे. बट केस स्टडी वाले पार्ट में थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है और लास्ट में जाके जब टाइम क्रंच होता है आप डिलीवर नहीं कर पाओगे अच्छा आंसर. सो इन माय पर्सनल ओपिनियन आपको केस स्टडी वाला पार्ट पहले करना चाहिए एंड देन यू हैव टू मूव ऑन थियरी पार्ट. बट ये चीज़ आप प्रैक्टिस करके देख लेना कि कौन सा पार्ट आप पहले करने में कंफर्टेबल हो. इन एनी केस आपको पेपर पूरा ही कंप्लीट करना है. इस जस्ट डैट कि जो केस स्टडी वाला पार्ट होता है उसमें आपको सोचना पड़ेगा एंड लास्ट में क्या होता है कि टाइम नहीं रहता है तो कुछ भी लोग लिख के निकल आते हैं और फिर मार्क्स भी उसके बाद उसी हिसाब से मिलता है. तो आप टेस्ट पेपर लिख के ये चीज़ गेज करना कि कौन सा पार्ट आपको पहले करना है. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट GS1 स्ट्रेटजी. उसके बाद हम GS2 GS3 देखेंगे एंड आफ्टर दैट एसए पार्ट.